Particle is projected horizontally with speed u from top of the inclined plane at an angle theta with horizontal how far from the point of projection will the body strike the inclined plane? How far from the point of Voice projection आ रही है। will the body strike the inclined plane? सर क्वेश्चन की स्टार्टिंग रिपीट कर दो. Starting में that particle is projected horizontally with speed u from top of the inclined plane at an angle theta as shown. Top of the inclined plane of angle theta as shown. How far from the point of projection? How far from the point of projection will the body strike the inclined plane? So basically horizontally throw किया है पर ground पे throw नहीं किया. तो आपने horizontally throw किया. अगर ये angle theta है तो this angle will also be theta. तो ये body parabolic path में move करेगी and strike somewhere over here. AB distance बताने हैं. You have to find the distance AB. कि कहाँ strike करेगी body inclined plane पे. कैसे कर सकते हैं? कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं? This distance AB. अगर मैं लूं से बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया ए से बी तक तो बेसिकली ए बी जो होगा दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कि वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल किया ये वाई है एक्स तो ए बी इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालें इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है मतलब आपके आंसर में यहाँ तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसी टर्म हो सकती है बिकॉज जी न्यूमेरिकल में नहीं दिया होगा कि जी लेना है वो आप ऑब्वियस है कि जी लेके चलोगे यू और थीटा इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती है 2 3 4 नंबर हो सकते हैं बट आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ यू जी एंड थीटा ओनली तो कैसे सॉल्व करूं मैं इसको सर जी के दो कंपोनेंट्स बनाने. सुना नहीं मेरे को क्या बोला सर जी के दो कंपोनेंट्स बनाने. नहीं जी के कंपोनेंट्स बना के क्या करोगे आप ऐसे सोचो मान लो ये इंक्लाइन प्लेन अगर ना होता ये ना होता तो ये कौन सी प्रोजेक्टाइल है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या थी y और x में क्या रिलेशन होता है y x अपॉन 2 एक मिनट बताना मेरे को दोबारा से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल y is equals to क्या बताया रिलेशन y is equals to
gx square upon 2u square. x square by 2u square। मेरे पास एक और रिलेशन आ रहा है, अगर ये एंगल थीटा, ये भी थीटा ही होगा, तो tan थीटा किसके इक्वल है? tan थीटा किसके इक्वल आएगा इन ट्रायंगल Y AT, y by y x। over x. by also in triangle ABP, y by x is equals to tan theta, मतलब y is equals to x tan theta। अगर ये वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं, substitute 2 in 1, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है यहाँ तक? Yes sir. yes sir। सर एक बार थोड़ा ऊपर से दिखा दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं? इसका मतलब क्या है? Yes sir. यहाँ तो x जीरो है, ये वाली टर्म जीरो है, दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। यहाँ तो x जीरो होना चाहिए या ये पूरी टर्म जीरो होनी चाहिए, ये तो जीरो है नहीं x, मतलब ये जीरो है। मैं इक्वेशन 3 से ये कंक्लूड कर सकता हूँ ना कि यहाँ तो ये टर्म जीरो होगी या ये टर्म जीरो होगी, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है। सो अगर x जीरो नहीं है, because x is the horizontal displacement, इसका मतलब tan theta is gx by 2u square, तो x कितना हो गया? x is अगर x की वैल्यू पता है तो y कितना होगा? y is x tan theta, We use the tan square theta. tan square theta by x और y पता है तो आप निकाल सकते हो कि वैल्यू क्या होगी ab की। ab is under root of x square plus y square। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x square plus x square tan square theta, 1 plus tan square theta क्या होता है? 1 plus tan square theta, x square तो कॉमन आ गया, Secant square theta. ये क्या आ गया? x secant theta, x हमें पता है, ये भी कितना हो गया? x secant theta 2u square tan theta secant theta by g। आया समझ? अब ये तो मैंने कर दिया, कुछ सोच सकते हो इसके अलावा और कैसे कर सकते हो? इसके अलावा और कुछ हो सकता था? कोई और मेथड? किसी और मेथड से अगर हम करना चाहें तो? सर x एक्सिस लेकर प्लेन, x एक्सिस ले गए, x एक्सिस इंक्लाइन प्लेन को x एक्सिस ले लिया, फिर इंक्लाइन प्लेन को x एक्सिस ले लिया, उसके बाद क्या करें? बिकॉज़ आपने इंक्लाइन प्लेन का रेंज का फॉर्मूला निकाला था, वो बहुत बड़ा था, तो वो मेथड बहुत लेंथी हो जाएगा अगर आप उससे करने की कोशिश करोगे। सो अल्टरनेट मेथड कोई और सोच के देखना है, इसको और कैसे कर सकते हो इसी क्वेश्चन को। इसमें कुछ पूछने वाला है तो पूछ लो, जैसे मैंने सॉल्व किया, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर हम यहाँ पे x की डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे
स्टेप 3 से पहले कर सकते हो, मतलब वो तो मेथड ही है ना सिर्फ सॉल्व करने का। x कट कर दो तो भी tan थीटा यही आएगा, यस cx पर 2 स्क्वायर। x2 है। Ball rolls off. Ball rolls off. Top of a stairway. Ball rolls off top of a stairway. Constant horizontal velocity u. Constant horizontal velocity u. If the steps are h meter high and w meter wide, if the steps are h meter high and w meter wide, show that the ball will hit edge of nth step. Ball will hit the edge of nth step if n is equals to 2hu square by gw square. the ball If will hit the edge of nth step, if n is equals to 2hu square by gw square. हमें ऐसे ही करना है। सर लास्ट लाइन रिपीट कर दो, शो दैट वाली। So that ball will hit the edge of nth step if n is 2hu square by gw square. स्टेयर में मतलब ऐसे सीढ़ी है बहुत सारा, ये डॉटेड बना दी मींस बहुत सारी ऐसी स्टेयर्स हैं। सर आपकी वॉइस प्रॉपर्ली नहीं आ रही आज। Yes, sir. जस्ट वेट, देखो भी देखता हूँ अगर नहीं होती ठीक तो। यहाँ से एक बॉल रोल करती है and it hits the edge of nth step. तो हमने n की वैल्यू शो करनी है that n is equal to 2hu by gw square. The white clear है। नो सर। अभी क्लियर है? यस सर। ओके चलो, सो हमने बताना है कि बॉल यहाँ से रोल करके नीचे आई है, इट विल हिट द एज ऑफ nth स्टेप इफ
n की ये वैल्यू होनी चाहिए। तो कौन से मैथड से इसको सॉल्व करेंगे? इट शुड नॉट टेक मोर देन अ मिनट, बिल्कुल 1 मिनट वाला न्यूमेरिकल है। So horizontal हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो क्या करें? हॉरिजॉन्टली जा रही है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो कैसे करें? हमें दिया था से each step मतलब is h टोटल meter high, w मीटर वाइड। से रेंज हो जाएगी जैसे NW और मैक्सिमम हाइट हो जाएगी NH। मैक्सिमम हाइट नहीं ना, हाइट नहीं, कुछ और बताओ, मतलब वर्ड गलत यूज कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट हाइट, हाइट का कंसेप्ट नहीं है ना, कुछ और सोचो। सर वर्टिकल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इफ इट हिट द एज ऑफ nth स्टेप, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? एक स्टेप का w है तो टोटल विल बी nw, बिकॉज एक स्टेप w मीटर वाइड है तो w ऐसे nw। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट NH nh, so we say if it hits the edge of nth step, if it hits edge of nth step, तो जो horizontal displacement है that is nw, vertical displacement is nh। for horizontal projectile relation क्या था y और x में? for horizontal projectile Y is equal to GX square upon 2. y is equals to gx square by 2u square। values put कर दो दोनों की, y is equals to nh n square w square by 2u square। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n comes out to be NH square h upon gw square। यही प्रूव करना था, हमने यही प्रूव करना था। कोई डाउट इसमें? सर इसमें हमने इंक्लाइंड वाला क्यों नहीं लिया? जो स्टेप्स हैं वो नीचे नीचे को नहीं जा रहे। इंक्लाइंड ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ना, पिछले क्वेश्चन में भी तो यही किया था। बॉडी जब हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लगा सकते हो, सर जैसे हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है बॉडी को। ओके सर। बिकॉज़ इंक्लाइन प्लेन में रेंज निकालना हमेशा मुश्किल रहता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी हो तो आप इंक्लाइन प्लेन के कांसेप्ट लगा लिया करो, बट अदरवाइज इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट। हां जी सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें आपने का लास्ट स्टेप वाला आंसर कैसे आया था? 2u स्क्वायर tan थीटा सेकंड थीटा। x secant थीटा निकालना था ना हमने, इसकी वैल्यू x secant थीटा आ रही थी तो x हमने ऊपर निकाल लिया, secant थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके थोड़ा मुश्किल दूं? टफ क्वेश्चन क्या आसान ही? कैसा क्वेश्चन करना है? दिमाग लगाना चाहते हो तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दो, ऐसे रूटीन वाला करना है तो वो देता हूँ। सर अच्छी वाला। सर हाँ दोनों जी, ही दे दो। दोनों ही दे दो। अच्छा लिखो चलो। Two bodies A and B. Two bodies A and B are projected. Two bodies A and B are projected from 2 points as shown in figure. From 2 points as shown in figure. Initial separation between them is 100 meter.
if they are projected simultaneously, initial separation between them is 100 meter. If they are projected simultaneously, find minimum distance between the two bodies. Minimum distance between the two bodies at any instant. मैंने आपको ऐसे दिया. एक बॉडी को ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकेंड से 53 के एंगल पे. दूसरी बॉडी को मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पे. हमने बताना है जब ये एयर में मूव करेंगी, बिकॉज एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा. इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा. कुछ आइडिया दे सकते हो कैसे कर सकते हैं. इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है. Any idea how we can do this? So relative concept से. Relative concept से कैसे करें? Relative से relative से कैसे करें? पहले तो दोनों की velocities लिख लेते हैं. इसके दो components. This is 20 cos 53. cos 53 क्या होता है? 3/5 4/5. cos 53 की वैल्यू 3/5. तो 20 into 3/5 क्या हो जाएगा? 12. ये 20 sin 53. 16. Similarly इधर 15 cos 37. Cos 37 is 4/5. ये वैल्यू कितनी आई? 12. ये 15 sin 37. यहाँ तक क्लियर? पहले इसमें कोई डाउट है तो पूछो. वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में. हाँ जी सर, जो हमने 12 मीटर पर सेकेंड लिया, हम उसको नेगेटिव नहीं लेंगे अगर हम राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लेंगे तो? लगाया वेक्टर का, पहले ये बताओ. अगर नहीं लगाया तो स्केलर क्वांटिटी को नेगेटिव क्यों लोगे आप? अगर मैं आपसे पूछूं VA कितना है? VA कितना है? वेलोसिटी ऑफ A. ये कौन सी डायरेक्शन है? दिस I cap J cap. I cap. Y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 16 J का. 16 J का. सिमिलरली B की वेलोसिटी बताओ. 12 Y का plus 9 J. माइनस -12 I cap. प्लस 9 J का. अगर मैं आपसे पूछूं इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ B with respect to A. B with respect to A निकालूंगा तो VB minus VA या VA minus VB? B with respect to A. मैं अगर विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहा हूं तो मैं किसको रेस्ट पे मान रहा हूं? ए को या बी को? A को.
एक हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, vb माइनस va या va माइनस vb? VB minus vb माइनस va. So velocity of b with respect to a is vb minus va, initial relative velocity. vb minus va देखना कितना आ रहा है यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके, vb minus va. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, सर पर ये तो वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो ऐड नहीं होंगी. रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो मैं क्या लिखूं? क्या लिखूं मैं फॉर्मूला? वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला बताओ. इट्स ऑलवेज v1 माइनस v2, वेक्टर सब्ट्रैक्शन. वो 1D के कंसेप्ट थे जिसमें आप डायरेक्शंस देखते थे. वेक्टर्स में आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ vb माइनस va. 1D में भी लगाओगे तो सेम ही आंसर आएगा. बिकॉज vb माइनस va करूंगा तो कितनी होगी वैल्यू? सब्ट्रैक्शन करो, vb माइनस va इज माइनस minus 24 I cap माइनस 24 i cap minus 7j. माइनस. मतलब इसका मतलब क्या है? मेरे को इसका फिजिकली मतलब बताओ. इस वेलोसिटी का क्या मतलब है? इस वेलोसिटी का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू a, इसका मतलब है अगर a ने ये मान लिया कि मैं रेस्ट पे हूं तो उसको लगेगा b इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है. रिलेटिव वेलोसिटी का यही मतलब होता है. व्हेन आई से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो means if we assume a to be at rest, then b is moving with this velocity. इनमें कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन है? रिलेटिव एक्सेलरेशन है या नहीं है? नहीं है. रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन कितनी है? अगर मैं पूछता एक्सेलरेशन ऑफ a, तो एक्सेलरेशन ऑफ a आप क्या लिखते हैं? जी और b की एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं? तो वो भी वही है. ab minus aa will be 0. Relative acceleration will be 0. अगर relative acceleration 0 है, physically it means initial and final velocities will be same. जो initial relative velocity होगी वही final relative velocity होगी अगर acceleration 0 है. यस ये सर. clear? Yes. Because v is equal to u plus at. अगर a 0 है तो initial और final velocity same. अब ये जो है vba, हमें a को लग रहा है कि b इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ये कांस्टेंट वेलोसिटी है या वेरिएबल है? और 1D में है या 2D में है? ये वन डायमेंशनल मोशन है या टू डायमेंशनल? a के अकॉर्डिंगली b की वेलोसिटी जो है या b की जो मोशन है, दैट्स स्ट्रेट लाइन और नॉन स्ट्रेट लाइन? a के अकॉर्डिंगली b की मोशन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन और अ नॉन स्ट्रेट लाइन मोशन? स्ट्रेट लाइन. क्लियर सबको? ये स्ट्रेट लाइन होगी कि किसी को नॉन स्ट्रेट लाइन भी लग रही है? ये स्ट्रेट लाइन होगी अगर दोनों कंपोनेंट्स आई और जे. स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? -24i minus 7j. It's a straight line motion or a non-straight line motion? बोलो कुछ. एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है मेरे को ये बताना है. एक्सेलरेशन हम किसको बोलते हैं? A body is said to be accelerated if
if there is a change in velocity with respect to time. चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कब चेंज करती है? जब या तो स्पीड बदले या डायरेक्शन बदले, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो दो चीजें हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, या तो मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले। अब अगर एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ना तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है और ना ही डायरेक्शन बदल रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगी ना, बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है, मींस नाइदर मैग्नीट्यूड चेंजेस नॉर डायरेक्शन चेंजेस। अब मैं आपको डायग्राम में अगर पूछूं, मेरे पास ऐसे डायग्राम था, ये ए था, ये बी था। ए को लग रहा है कि बी इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बी की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है -24, और वाई डायरेक्शन में मतलब ए को क्या लग रहा है, बी कैसे मूव कर रहा है? ए को लग रहा है that B is moving in a straight line along this path. ए के हिसाब से बी ऐसे मूव कर रहा है, अगर मैंने ए को रेस्ट पे मान लिया। हमें ये डिस्टेंस पता है, दिस इज 100 मीटर। अब बी और ए में मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? AC। मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया, अगर मैं थोड़ा सा, आप इमेजिन करके देखो, अगर ये मैं परपेंडिकुलर नहीं बनाता, AC1 AC से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। बड़ा है। जैसे C1 पास आ रहा है, AC1 कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो कम हो गया। अच्छा, जब मैं C को क्रॉस कर गया तो फिर AC2 बढ़ रहा है, तो मतलब यही मिनिमम डिस्टेंस है जब ये 90 डिग्री का एंगल है, बिकॉज ये तो हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यस। देखो AC बताना है कितना, तो AC कैसे निकालूं? अब मैं इस ट्रायंगल को देखो, ये एंगल 90 है, और मेरे को वैल्यू कौन सी पता है? मेरे को ये वैल्यू पता है, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। AB हाइपोटेन्यूज है, AC परपेंडिकुलर है, CB बेस है। तो मेरे को हाइपोटेन्यूज पता है और मेरे को परपेंडिकुलर का डिस्टेंस लेंथ बतानी है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये कैसे निकाल सकता हूं मैं? sin 90 BC का मैग्नीट्यूड निकाल दो। किसका मैग्नीट्यूड? BC का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या है BC का मैग्नीट्यूड? मेरे को तो नहीं पता चल रहा है डायग्राम से, आपको पता चल रहा है तो आप बताओ BC का मैग्नीट्यूड कितना है? वो एंगल दिया हुआ है ना कितना से 37 में। कौन सा एंगल? ये एंगल 37 दिया। अच्छा, कहाँ दिया 37? ये मैंने कहीं नहीं दिया, ये एंगल 37 है अपने आप ही। ये एंगल 37 कहाँ दिया है? ये एंगल 37 नहीं है। वो tan थीटा आ जाएगा 7/24 से एंगल आ जाएगा। tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इज 7/24। अब मैं अगर इस ट्रायंगल को देखूं, इन ट्रायंगल ABC, sin थीटा किसके इक्वल है? sin थीटा AC upon AB। x0 ही तो निकालना है, AB पता है। अगर मेरे को tan थीटा पता है तो मैं sin थीटा निकाल सकता हूँ। Yes, sir. AB भी पता है 100। सर यही कहा था मैंने, उसका VBA का मैग्नीट्यूड निकाल के 25 हम कर सकते। अब मैं मानूंगा तो तब, अगर मेरे को इसका कोई अल्टरनेट मेथड कल तक बता दोगे, कल तक भी छोड़ो, मंडे तक बता दो इस क्वेश्चन को करने का अल्टरनेट मेथड। मंडे तक का टाइम है आपके पास, एंड नो गूगल सर्च।
ऑनेस्टी से करना, बिकॉज गूगल सर्च करके फिजिक्स 12th नहीं होगी, तो ऑनेस्टी से करना, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, बट अपने आप सोच के देखना इसका कोई और मेथड हो सकता है इसको सॉल्व करने का। अच्छा, इसमें कुछ रट्टे वाली बात नहीं है, मतलब मैंने जैसे b विद रिस्पेक्ट टू a लिया, आप a विद रिस्पेक्ट टू b भी ले सकते हो। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b लूंगा तो क्या बनेगी, va माइनस vb, और va माइनस vb कितना होगा, सर 20 24 I cap plus 7j cap। पॉजिटिव में आ जाएगा 24i प्लस 7j। मतलब उस केस में अगर मैं b को रेस्ट पे मानता हूँ तो b को लगेगा a ऐसे मूव कर रहा है और ये डिस्टेंस निकालना है, और सेम सब कुछ सेम है। बाकी जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमेशा ऐसे ही करना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बॉडीज कोलाइड करेंगी या नहीं करेंगी तो कैसे पता चलेगा? अगर ये कोलाइड करेगी तो x नॉट कितना होना चाहिए, x नॉट कितना होना चाहिए, 0। 0। अब थोड़ा सा लॉजिक देखो, मैंने दो बॉडीज को प्रोजेक्ट किया। सर हाँ जी, x नॉट 0 क्यों? x नॉट कौन सा डिस्टेंस है? सर a और c के बीच में, मतलब a और c के बीच में, या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन a एंड b? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो अगर वो कोलाइड करेगी तो उनमें मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? सर इट मींस कि c पॉइंट पे वो दोनों मतलब c a से b का डिस्टेंस है वो। नहीं, it doesn't mean that। कोलिजन होगी कब? दो बॉडीज कब कोलाइड कर सकती हैं? सर अगर a जो है वो c की तरफ आना शुरू हो The जाए। relative velocity in vertical direction is 0। That's the condition। उसके बिना कोलिजन हो ही नहीं सकती, वही बताने लगा हूँ। एक बॉडी को मैंने इधर से प्रोजेक्ट किया, कोई भी एंगल जनरल ऐसे थीटा वाला, एक बॉडी को मैंने इधर से प्रोजेक्ट किया, दैट इज थीटा। मान लो ये यहाँ पे आके कहीं पे यहाँ पे कोलाइड, अगर ये कोलाइड की, जहाँ पे कोलाइड की, दोनों की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है या डिफरेंट है? सेम। दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट किया था, एक साथ प्रोजेक्ट किया और वो कोलाइड की, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है। ये तभी हो सकता है अगर इनकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। दोनों ने ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करना है, दोनों की अगर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगी तो डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, sy इज इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट का। ये सेम है, sy सेम है, ay भी सेम है, तो uy भी सेम होगा, तभी वो पॉसिबल है। मतलब अगर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कुछ आती है, मान लो 9, इसकी भी 9 ही होनी चाहिए, तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी कोलिजन कभी भी। कोलिजन के लिए वर्टिकल वेलोसिटी का सेम होना जरूरी है। इफ, अब फर्दर कंडीशन क्या, इफ, बिकॉज आप फिर इसको रटो न मत, कंसेप्ट समझो, रटना नहीं है। बिकॉज मैं ऐसा न्यूमेरिकल दूंगा जिसमें वर्टिकल वेलोसिटी डिफरेंट होगी और फिर भी कोलाइड करेंगी, तो ये कब पॉसिबल है? दे आर, if they are projected from same vertical level, because ऐसे भी तो मैं दे सकता हूँ ना, एक बॉडी को इस बिल्डिंग से प्रोजेक्ट किया, एक को बड़ी बिल्डिंग से प्रोजेक्ट किया, और ये मान लो यहाँ कोलाइड कर दी। अब तो दोनों की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, इसकी y1 है, इसकी y2 है। ये फॉर्म, ये कंसेप्ट तब लगना है अगर एक ही ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है, अलग अलग हाइट से प्रोजेक्ट करोगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट आएगी। अच्छा, अगर y सेम है, उन्होंने कहा ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया दो बॉडीज को और उनकी वर्टिकल वेलोसिटी भी सेम है, साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया, तो मैं
कंक्लूड कर सकता हूं कि कोलिजन होगी? दो बॉडीज को सेम ग्राउंड लेवल से प्रोजेक्ट किया, ऐसे ही सेम ग्राउंड लेवल से, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी भी सेम है, तो मैं कह सकता हूं कोलिजन होगी इनकी आपस में? नहीं सर। नो सर, बिकॉज डिपेंड करता है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। हाँ, बिकॉज अगर बीच में डिस्टेंस ही इतना ज्यादा है तो हो सकता है ये बॉडी यहाँ से चल के इधर गिर जाए, ये यहाँ से चल के इधर गिर जाए, आपस में कोलाइड करें ही ना। दोनों की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसी इंस्टेंट पे सेम हो सकती है, पर इन दोनों का जो डिस्टेंस है, मान लो इसकी रेंज है r1, इसकी रेंज है r2, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r1 प्लस r2 से कम ही होना चाहिए, बिकॉज अगर ये डिस्टेंस r1 प्लस r2 से ज्यादा है, दे विल नॉट कोलाइड। बिकॉज आप बहुत बड़ी ग्राउंड में खड़े हो, एक साइड से आपने पत्थर फेंका, दूसरी साइड से आपके फ्रेंड ने फेंका, तो वो दोनों बीच में ही गिर गए, आपस में कोलाइड नहीं किए, चाहे वर्टिकल वेलोसिटी सेम थी तो भी। समझ में आए? तो किसी चीज को ऐसे रटना मत, लॉजिक से देखना कि कब पॉसिबल हो सकता है, कब नहीं हो सकता, हमेशा नहीं होगा। इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो इस तुम्हारे कुछ भी पूछने वाला है तो क्लियर है? सर हाँ जी। सर इसमें मेरे को ये tan थीटा 7/24 नहीं समझ आ रहा, ये कैसे लिया? 9th की ट्रिग्नोमेट्री आती है बेटा? हाँ जी सर। सर आती है इसमें या वो नहीं आती? साइड्स नहीं पता चलती कैसे आपने ली। ये ट्रायंगल देखो, अच्छा सर, वो छोटे वाला कंसीडर करना सर। ये ट्रायंगल ओके तो सर। परपेंडिकुलर कितना है? 7 बेस 24, तो 7/24। सो हाँ जी। सर अभी आपने बोला कि हमने दो बॉडीज को दो डिफरेंट एंगल्स पे सेम वर्टिकल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया और वो कोलाइड कर गई। बट सर अगर हमने दो डिफरेंट एंगल से प्रोजेक्ट किया तो एक बॉडी ऊपर चली जाएगी, एक बॉडी नीचे रह तो जाएगी। वर्टिकल वेलोसिटी तो सेम हो सकती है ना, सर uy तो वर्टिकल सेम हो सकता है, एंगल डिफरेंट हो तो भी। हमें u1 sin थीटा 1 u2 sin थीटा 2 का इक्वल चाहिए बस। जिसके लिए बट सर sin थीटा ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम कर देंगे तो अपने आप आंसर सेम आ जाएगा। मैंने ये थोड़ी कहा थीटा 1 थीटा 2 सेम होना चाहिए, मैंने कहा दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। u1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू u2 sin थीटा 2। बट सर अगर साइन थीटा की वैल्यू लगोगी तो फिर तो वेलोसिटीज जो होंगी वो डिफरेंट नहीं क्या? हो जाएंगी? क्यों सेम नहीं हो सकती? अगर मैंने प्रूफ कर दिया सेम, तो मैंने अगर तो प्रूफ कर दिया कि उनकी वर्टिकल वेलोसिटी सेम भी हो सकती है। आप पिछला न्यूमेरिकल ही देखो, इसी में ही देख लो, यस सर, उसमें Yes, sir. हॉरिजॉन्टल सेम आई। इन दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम थी, एंगल डिफरेंट थे। मैं इसको 37 की, इसे 53 ले लूं, इसे 37 ले लूं, तो वर्टिकल सेम हो जाएगी। मैं अगर हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल के साथ एंगल ले लेता तो इनकी वर्टिकल वेलोसिटी सेम आ जाती। ओके, अब जब हम 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज The shortest path. शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं एंगल ट्रांसवर्स्ड बाय द बॉडी। सिंपल केस समझाने के लिए मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर मेरे पास एक बॉडी है जो मान लो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, वो P1 से चली एंड P2 तक पहुंच गई, ये सेंटर से, तो P1 से चल के P2 तक गई, ये जो एंगल है दिस विल बी कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। इसके डायरेक्शन निकालने का मेथड होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है
राइट हैंड की फिंगर्स उसी डायरेक्शन में कर्ल करो. थंब गिव्स यू द डायरेक्शन. तो अगर ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे ही कर्ल कर दो, थंब से डायरेक्शन निकलेगी. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. अगर ये क्लॉकवाइज मूव करती तो डायरेक्शन क्या होती? Perpendicular downward. तो फिर ये परपेंडिकुलर इनवर्ड्स हो जाती, या इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, दो ही डायरेक्शन हो सकती है. ये एक फिजिक्स की ऐसी क्वांटिटी है जो बाकी सबसे थोड़ी सी डिफरेंट है. We say angular displacement is a vector if theta is small, and angular displacement is scalar if theta is large. Because if theta is large, it does not obey the laws of vector addition. Laws of vector addition मतलब हमारे पास वेक्टर्स में था कि अगर दो वेक्टर्स हैं, ये मान लो A और ये पैरेललोग्राम की दूसरी साइड B, तो ये वेक्टर A प्लस B है या B प्लस A है डायगोनल, या एक ही बात है? A प्लस B और B प्लस A सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? सेम. सेम ही होते हैं. उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? मान लो A है 4i, B है 3j, तो A प्लस B कितना हो जाएगा? 4i प्लस 3j. B प्लस A भी तो यही होगा. Yes. तो वेक्टर्स में एक लॉ होता है कि A प्लस B एंड B प्लस A दे आर ऑलवेज इक्वल. पर जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो A प्लस B एंड B प्लस A आर नॉट इक्वल इफ थीटा इज लार्ज. ऐसा कैसे प्रूफ कर सकते हो? अगर मैं बोलूं इसे प्रूफ कर दो कि A plus B is not equals to B plus A, अगर हमने ये प्रूफ करना है मान लो, तो कैसे कर सकते हैं? से एक मेरे को कोई बुक लेनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए. ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा. मान लो ये बुक फिजिक्स की, इसके दो एक्सिस, एक ये एक्सिस और एक ये एक्सिस. मैं इस बुक को पहले इस एक्सिस के अबाउट ऊपर से देख रहा हूं और 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता हूं. 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया, इनिशियल पोजीशन देख लो, बुक मैंने सीधी पकड़ी हुई है, इस पोजीशन पे है. 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस एक्सिस को मान के इसको 90 डिग्री घुमा दिया, ये बुक ऐसे आ गई. अब मैंने इसको दूसरे एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो ये इसकी फाइनल पोजीशन आई ऐसे. अगर मैं ऑपोजिट करता, पहले इस एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री घुमाऊं एंड फिर इस एक्सिस के अबाउट, तो फाइनल पोजीशन डिफरेंट आ रही है. मतलब इसको अगर मैंने पहले इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन को θ1 लिया, इसे θ2 लिया, तो θ1 इज दिस, θ2 इज दिस, θ1 प्लस θ2, ये फाइनल पोजीशन है. मैंने ऑपोजिट किया अगर कि पहले θ2 कर दिया और फिर θ1, तो फाइनल पोजीशन दोनों केसेस में डिफरेंट है. इसका मतलब ये होता है कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज हो तो वो वेक्टर्स के लॉ ओबे नहीं करती, इसलिए उसे हम स्केलर ले लेते हैं. अब ये आपको पता है कि डायरेक्शन जो होती है ये कैसे निकलती है. मैंने राइट हैंड कर्ल रूल ही क्यों लगाया और ऐसे इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स ही क्यों है? हमने क्लॉकवाइज को इनवर्ड्स क्यों लिया या एंटी क्लॉकवाइज को आउटवर्ड्स क्यों लिया? अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर ये बॉडी पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यहां से शुरू हुई, पूरी रोटेशन लगा के यहाँ पे आ गई, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0 या 2 0. 0 या 2 सर 2 डिग्री या 360 डिग्री?
2 चक्कर लगाए तो 720 4 पाई हो गई। ऐसे चक्कर लगाते जाएंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी सर। नहीं बढ़ेगी। आप में से कुछ लोगों ने नॉन मेडिकल ले रखा है, इंजीनियर बनोगे। स्क्रू ड्राइवर कभी यूज किया है? स्क्रू ड्राइवर, यस Yes, सर। sir. यस सर। अगर मैं स्क्रू को एक रोटेशन देता हूँ क्लॉकवाइज, मान लो मैंने ऐसे ये दीवार है, दीवार में स्क्रू कर रहा हूँ, नहीं एक रोटेशन पूरी दे दी, तो स्क्रू इनवर्ट जाता है या बाहर को आता है? इनवर्ट्स। इनवर्ट। 2 दे दिए तो और अंदर चला जाएगा या फिर बाहर आ जाएगा? और अंदर चला जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, एक रोटेशन तो 2 पाई, 2 रोटेशन तो 4 पाई, बिकॉज वो इनवर्ट्स है, उसकी डायरेक्शन इनवर्ट्स है। घूम तो वो स्क्रू ऐसे रहा है पर उसकी डायरेक्शन इनवर्ट्स है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। उसको हम बोलते हैं इट्स एन एक्सियल वेक्टर, इट एक्ट्स अलोंग द एक्सिस। आप जितनी रोटेशन देते जाओगे वो उतना अंदर जाता जाएगा। उसी से ही हमने निकाला है कि अगर क्लॉकवाइज रोटेट करे तो इनवर्स, एंटी क्लॉकवाइज तो वो बाहर आ जाता है। तो मैंने एक रोटेशन दी उसको क्लॉकवाइज फिर एक एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0. जीरो। बिकॉज पहले मैंने क्लॉकवाइज दिया तो वो 2 पाई इनवर्ट चला गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज दिया तो वो 2 पाई बाहर को आ गया, तो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिकम 0। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सियल वेक्टर होते हैं, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द एक्सिस। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? जैसे मान लो आपके पास घड़ी पहनी हुई है अगर किसी ने, नॉट दैट डिजिटल वन, स्मार्ट वॉच, नॉर्मल सेकेंड हैंड, मिनट हैंड जिसमें होते हैं। मैं अगर उसमें आपसे पूछूं 15 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, रेडियंस में बताना, डिग्रीज में मत बताना। 15 सेकेंड्स में सेकेंड हैंड की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच 15 सेकेंड्स में कितना एंगल कवर कर लेती है? π/2। π/2 रेडियंस 90 डिग्री कवर करती है ना, तो π/2 रेडियंस 30 सेकेंड्स में 30 सेकेंड्स पाई। पाई। सिमिलरली 45 में 3 π/2 और 60 सेकेंड्स में पूरी एक रोटेशन 2 पाई। एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, वेलोसिटी क्या होती थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, उसने कितना एंगल कवर किया कितने टाइम में? 2 पाई एंगल कितने टाइम में कवर किया? 60 सेकेंड्स। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 पाई/60। यही हुई ना। सेकेंड हैंड की अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी निकालूं, एंगुलर वेलोसिटी को करते हैं ओमेगा से, स्मॉल ओमेगा, मतलब π/30 रेडियन पर सेकेंड। अगर मैं आपसे मिनट हैंड की पूछता तो मिनट हैंड कितनी देर में एक रोटेशन पूरी करता है? जो मिनट वाली सुई है वो कितने टाइम में एक रोटेशन कर लेती है? 1 hour is how many seconds? 3600 seconds। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी π/1800, आर हैंड ऑफ अ वॉच। आर हैंड एक रोटेशन के लिए टाइम 12 hours। 12 hours is सही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब प्रॉब्लम ये है, हम ऐसे पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी को सर्कुलर मोशन के लिए हमने निकाल ली। अच्छा, अगर मैं यहां से चलना शुरू हुआ इस पॉइंट से एंड आई मूव टू द अदर एंड, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हूं, मेरी एंगुलर वेलोसिटी होगी कोई? अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हूं, नो।
एंगुलर वेलोसिटी आपने निकाली, एंगल अपॉन टाइम। मैं यहां से शुरू हुआ ए से और बी तक गया, मेरी एंगुलर वेलोसिटी है या नहीं है? नहीं है मेरी सर। वेलोसिटी है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे हम पे। स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो स्ट्रेट लाइन में एंगुलर वेलोसिटी नहीं निकल सकती। मान लो आप ऑब्जर्वर से क्लासरूम का एक एंड है, क्लासरूम का दूसरा एंड है, ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई, आप बैठे हो यहाँ पे। आपके लिए पहले मैं था ए पे, फिर मैं बी पे। जब मैं ए से बी जाऊंगा आपको अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी मेरे को देखने के लिए। आपकी एंगल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? एक मिनट होल्ड करना, आपकी आवाज बंद होगी। तो अगर मैं ए से भी जाता हूँ तो आपको मेरे को देखने के लिए अपनी गर्दन ऐसे घुमानी पड़ेगी। जिस रेट पे आप ऑब्जर्वर अपनी नेक को मूव करेगा, दैट इज माय एंगुलर वेलोसिटी। आपके हिसाब से तो मैंने ये एंगल कवर किया ना। आप अगर ऐसे सीधे बैठे रहोगे और मैं दूर हूं तो आप मेरे को देख नहीं सकते ज्यादा देर तक। या आप मान लो, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी क्या है? सब स्टूडेंट जो क्लास में बैठे हैं मेरी एंगुलर वेलोसिटी सेम निकालेंगे या अलग अलग निकालेंगे? अगर एक थोड़ा पीछे बैठा है यहाँ पे, दोनों में से ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी कौन निकालेगा? किसके हिसाब से मैं फास्टर मूव कर रहा हूँ? P1 मैं जितना दूर चला जाएगा ऑब्जर्वर, एंगुलर वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी। यस सर। एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। स्ट्रेट लाइन मोशन में भी एंगुलर वेलोसिटी निकलती है। हम नॉर्मल 11th में ऐसे सर्कल के लिए पढ़ते हैं, बट ये एक मिसकंसेप्शन रह जाती है दिमाग में कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। आपको इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स आते हैं जैसे वो कहेंगे से आप ग्राउंड पे हो और यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है विद अ सर्टेन वेलोसिटी से 720 किलोमीटर पर आवर। ये हाइट उसकी दी है 1000 मीटर। फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं बोलूं ऑब्जर्वर मैंने नहीं बदला, यही ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पे है, एयरक्राफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी? कांस्टेंट होगी। क्लियर है सबको? बिकॉज कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑब्जर्वर फिक्स्ड है कि फिक्स्ड है same और decrease एरोप्लेन की स्पीड कांस्टेंट। constant एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। सर एंगल गलत। चेंज हो गए। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। आप ध्यान से देखो दोबारा से एक बार। ऐसे करते हैं, मैं सेम डिस्टेंस प्लॉट करता हूँ, ऐसे बनाता हूँ डायग्राम। एरोप्लेन मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये ऑब्जर्वर। एरोप्लेन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेकेंड में कुछ भी से, लेट इट बी, एरोप्लेन का डिस्टेंस ट्रैवल्ड 1 सेकेंड में x नॉट। मतलब एरोप्लेन A से B तक आ गया 1 सेकेंड।
अगले 1 सेकेंड में वो बी से सी तक आया, then he travels another 6 kilometers. मेरे को सेम डिस्टेंस लेने हैं, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सो मैंने ये 3 सेम डिस्टेंस लिए, ए बी भी x नॉट है, बी सी भी x नॉट है, सी डी भी x नॉट है। डिस्टेंस सेम ले रहा हूँ बिकॉज एरोप्लेन की स्पीड कांस्टेंट है। ये मेरा ऑब्जर्वर था ग्राउंड पे, इसने एंगुलर स्पीड मेजर कर ली थी। इसने पहले देखी ए से बी तक, फिर इसने देखी बी से सी तक, फिर इसने सी से बी। मेरे को ये बताओ, ये तीनों एंगल इक्वल हो गए? नहीं, एंगल कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। एंगल कम हो। मतलब स्पीड कांस्टेंट हो, ऑब्जर्वर सेम हो, तो भी एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं होती। तो एंगुलर वेलोसिटी कौन सी चीजों पे डिपेंड कर रही है? आपने कभी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया ये कम क्यों हो रही थी? ये कम हो रही थी बिकॉज डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, एरोप्लेन दूर जाता जा रहा है। वो जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, अगर मैं एक और प्लॉट कर देता, मैं 3-4 और प्लॉट कर दूं, यू विल सी दैट वो कम होती जा रही है। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वो एंगल और कम होता जा रहा है। थीटा 4 और कम हो गया, थीटा 5 और कम हो गया। बहुत दूर चला गया तो थीटा बिकम्स नेग्लिजिबल। प्रैक्टिकली कभी ऑब्जर्व किया? ये तो Yes, मैंने sir. बता दिया है। प्रैक्टिकली कब ऑब्जर्व किया इसको? यस सर। सर जैसे जब एरोप्लेन अगर फ्लाई कर रहा है तो जितना दूर जाता जाएगा उतना कम हमें रोटेट होना पड़ेगा, मतलब छोटा होता रहता है। आपको ट्रेन में ट्रैवल किया सबने या नहीं किया? यस सर। हाईवे पे तो किया ही होगा। Yes, ट्रेन मान लो ये मेरे पास हाईवे है, यहाँ एक से ट्रेन का ट्रैक है, आप इसमें ट्रेन में जा रहे हो और ये 2 पेड़ है, एक ए पे एक बी पे और एक बहुत दूर सी पे। आप जब ट्रैवल करोगे इनमें से कौन सा पेड़ सबसे तेज चल रहा है, ए बी या सी? ए ए बहुत ज्यादा समझदार नहीं हो, पेड़ तो रेस्ट पे चल तो आप रहे हो, पेड़ चल रहा है। मैंने पूछा कौन सा पेड़ तेज चल रहा है, ए तेज चल रहा है। ए तेज नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि वो तेज चल रहा है, रिलेटिव है ना। आप क्योंकि ट्रेन में बैठे थे, आपके हिसाब से आप रेस्ट पे हो, ट्रेन जो ट्री है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमें यही लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, पर एक्चुअल में तो आप आगे जा रहे हो, पेड़ तो वहीं पे हैं जहां पे थे। इस वाले पेड़ को अगर आपने देखना है, आप जब से P1 से P2 तक आए तो आपको अपनी नेक को ऐसे टर्न करना पड़ेगा। ये जितनी दूर होता जाएगा आपको उतना कम टर्न करना पड़ेगा। या Yes, और sir. एग्जांपल लेना है तो अब सन को देखो या मून को देखो। मून अर्थ के आसपास चक्कर लगा रहा है, मूव कर रहा है, बट क्योंकि वो बहुत दूर है तो हमें उसको देखने के लिए गर्दन नहीं घुमानी पड़ती, या बहुत धीरे धीरे घुमानी पड़ेगी। अगर आप मून के पाथ को फॉलो करना शुरू करोगे
तो एक साइड से दूसरी साइड आने में पूरी रात लगा देता, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत दूर है। ये नहीं है कि उसकी स्पीड कम है, वो बहुत तेज मूव कर रहा है रिलेटिव टू अर्थ, बहुत तेज मूव कर रहा है, बट क्योंकि वो बहुत दूर डिस्टेंस पे है, इसलिए हमें नेक को बहुत घुमाना नहीं पड़ता। आप ऐसे छत पे बैठ जाओ, आप उसको देख सकते हो जितनी देर मर्जी देखना चाहो, ऐसे ही होता है। तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, velocity of train with relative velocity of train with respect to tree, या relative velocity of two objects। आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी, आप ट्रेन में जा रहे हो, अगर ऑपोजिट साइड से एक और ट्रेन आ जाए, उसको वो आपको तेज चलती दिखती है या धीरे? तेज। ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो वो अपनी ट्रेन से ज्यादा तेज चलती दिखती है, बिकॉज आपने अपने आप को तो रेस्ट पे मान लिया। आपकी वेलोसिटी 30 थी, वो 20 से आ रही थी, तो रिलेटिव टू यू उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 50। सर यार इसलिए आपने अगर उस ट्रेन में किसी पैसेंजर को देखना है तो आपको गर्दन बहुत तेज घुमानी पड़ेगी, बिकॉज आपके हिसाब से वो बहुत तेज मूव कर रही थी। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है ये रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ना हो तो आपको उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए गर्दन पे नहीं घुमानी पड़ेगी, बिकॉज आप अगर ट्रेन में जा रहे हो, साथ में एक और पैरेलल ट्रैक पे एक और ट्रेन उसी वेलोसिटी से चल रही है, तो फिर आप सीधा देख सकते हो, आपको गर्दन घुमाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो ट्रेन रिलेटिव टू यू रेस्ट पे है। तो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? एक तो डिस्टेंस पे कि डिस्टेंस कितना है, और एक रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। कुछ कुछ आया दिमाग में जो बताया सारी कहानी? यस यस सर। है ना? अब कुछ बेसिक चीजें और थोड़ी सी डिस्कस कर लें, कल लिखेंगे कल। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कब कहते थे? वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन इज there जीरो। is no acceleration. इफ इट हैज नो एक्सेलरेशन। और दूसरा क्या लिखा था? सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, If it covers equal displacement in equal intervals of time, however small the time interval may be। मैं आपसे पूछूं, आपके पास जो घड़ी है, किसी ने पहनी है इस टाइम? निडल्स वाली Yes, sir. घड़ियां किसी के रूम में लगी हो, वॉल क्लॉक लगी है, तो यस मेरे सर। को ये बताओ, जो सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है? जो हमने निकाली थी π/30, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है सेकंड हैंड की या वेरिएबल है? So constant किसने बोला कांस्टेंट? दिशा। दिशा। आपने घड़ी पहनी है? पहनी हुई है अभी इस टाइम? नहीं पहनी। वॉल क्लॉक लगी है रूम में? वॉल क्लॉक है? से इस रूम में नहीं है। जिस रूम में जाके 1 मिनट देख के आओ उसको। मैं आपके घर कभी नहीं आया, मैं फिर भी आपकी मोशन बता सकता हूँ, उसकी मोशन कैसी होगी। जिसके रूम में वॉल क्लॉक लगी है, या मैं बताता हूँ फिर चेक करके आना, अब देखना उसमें। ये सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच है, अगर ये ऐसे नहीं चल रही, चाहे आपके हाथ में घड़ी है चाहे वॉल क्लॉक है, ये ऐसे नहीं चल रही। इसकी मोशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये ऐसे चलती है, एक जंप लगा के रुक जाती है, फिर ये जंप लगाती है, फिर चलती है, फिर जंप लगाती है, चलती है। देखो अब ध्यान से, एंड टेल मी इट्स ट्रू और नॉट, बिकॉज उससे फिर मैं आपको टेक्नोलॉजी बता सकता हूँ आपके रूम में कौन सी क्लॉक लगी है। सर हमने अभी ली सर थी, मेरे कंटिन्यूअसली चल रही है। सर यस वो कंटिन्यूअसली चल रही है अभी ली। सो से जंप कर रही है। जंप कर रही है, बिकॉज दो तरह की होती है। एक होती है मैकेनिकल वॉच। मैकेनिकल वॉच कंटिन्यूअसली चलती है ऐसे, क्वार्ट्ज वॉच छलांग मारती है, वैसे रुक रुक के चलती है। तो जो रुक रुक के चलने वाली वॉच है उसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज वो चली फिर रुक गई। रुक गई तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, फिर चली फिर रुक गई।
तो वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होती है जो कांस्टेंट एक ही वेलोसिटी से चलती है। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी एज इट मूव्स अराउंड सन